नंद के बचपन के प्यार ने तोड़ा भाभी का ससुराल। सुबह का समय था। डाइनिंग टेबल पर अशोक, समर और निधि बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे और सुलोचना किचन से गर्मा गर्म पोहा और चाय लेकर आती है। अरे यार, ये क्या कचरा बनाया है? तुम्हारे हाथों में कोई स्वाद है या नहीं? जी मैंने तो मसाले बिल्कुल सही डाले थे। मसाले डालने से क्या होता है? खाना बनाने का जो हुनर मेरी पहली बीवी के हाथों में था ना, उसके हाथ का नाश्ता खाकर तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। और एक तुम हो, बस कचरा पकाना आता है तुम्हें। इससे अच्छा तो मैं बाहर ठेले पर ही खा लूं। अशोक ये कहकर वहां से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। कमरे में सुलोचना अलमारी की सफाई कर रही थी। तभी उसे अशोक की पहली पत्नी की कुछ साड़ियां मिलती हैं। सुलोचना एक साड़ी को अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। तभी अशोक कमरे में आता है। ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, सोच रही हूँ इसे पहन ही लिया करूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीमा की चीजों को हाथ लगाने की? हाँ, ये साड़ियाँ तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। मैं तो बस सफाई कर रही थी। अपनी शक्ल देखी है शीशे में? वो एकदम अप्सरा थी। उसे तो मैं बस देखता ही रहता था। और तुम तो एकदम भद्दी लगती हो। तुमसे शादी करना तो मेरी मजबूरी थी, ताकि बच्चों का कोई ख्याल रख सके। वरना तुम जैसी औरत मेरे घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। अशोक सीमा की साड़ी अलमारी में रखकर वहां से चला जाता है। सुलोचना रोते हुए हॉल में आती है। समर, निधि, जरा बाहर आना बेटा। समर नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद निधि फोन चलाते हुए वहां आती है। क्या है, क्यों चिल्ला रही हैं आप? बेटा मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूं। देखिए, ये जो आप 90s के टीवी सीरियल वाली रोती हुई माँ का ड्रामा कर रही है ना, ये मेरे सामने मत कीजिए। आप सिर्फ नाम के लिए माँ है, असली माँ नहीं। मेरी माँ तो मर चुकी है, आप मेरी सौतेली माँ है। तो प्लीज मेरे साथ ये इमोशनल बॉन्डिंग करने की कोशिश मत किया कीजिए। निधि वापस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन अशोक, समर और निधि तैयार होकर कहीं जा रहे थे कि तभी सुलोचना वहां आती है। आप लोग तैयार हो गए? मैं भी बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर साथ चलते हैं। अरे महारानी, तुम कहाँ चल दिया? वो मेरी पहली पत्नी के खास रिश्तेदारों की हाई क्लास पार्टी है। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, तो फिर मैं आपके साथ तो जा ही सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, वहाँ सब पढ़े लिखे लोग होंगे। तुम फालतू में अपनी शकल दिखाकर हमारी बेइज्जती करवा दोगी। तुम बस घर की साफ सफाई करने के लायक हो तो वही करो। अशोक, समर और निधि वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर को हॉल में अशोक अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठा था। तभी सुलोचना उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे अशोक यार, तू तो भाभी से ज्यादा बात ही नहीं करवाता। अरे यार, ये तुम्हारी भाभी जी नहीं है। तुम्हारी भाभी तो भगवान को प्यारी हो गई। ये तो बस समझ लो कि घर की नौकरानी है। इससे क्या ही बात करोगे तुम लोग? सारे दोस्त हंसने लगते हैं। सुलोचना को बुरा लगता है और वो वहां से किचन में चली जाती है। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी निधि किचन में आती है। सुलोचना को लगता है कि वो उसे संभालने आई है, लेकिन निधि उसे इग्नोर करके पानी लेकर वहां से चली जाती है। मेरी बेटी भी अब मुझे इग्नोर करने लगी है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन की बात है। रात का समय था। अशोक अपने कमरे में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। तभी सुलोचना उसके पास आती है। सुनिए जी, मेरा ना हमेशा से एक सपना था कि मैं अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूं। क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? तुम्हें अकल है या नहीं? दिख नहीं रहा कि मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब पढ़ रहा हूँ? मैं तो बस। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो अंगूठा छाप हो। तुम्हें क्या पता किताब की वैल्यू? मेरी पहली पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी। हम दोनों साथ में बैठकर इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते थे। और तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। अब जाओ यहाँ से। सुलोचना दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एक बड़े होटल में अशोक, समर, निधि और सुलोचना समर के लिए लड़की देखने के लिए आए हुए होते हैं। तो बेटा सिमरन, तुम्हारी आगे की पढ़ाई का क्या प्लान है? बेटा तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? हमारे समर को तो। तुम चुप रहो। तुम्हें किसने बीच में बोलने को कहा? मेरा बेटा है, मैं उसकी शादी की बात खुद कर लूंगा। तुम्हें तो लोगों के सामने ढंग से बात करना भी नहीं आता। गवार हो तुम पूरी की पूरी। आसपास जो लोग बैठे थे वो सुलोचना को देखने लगते हैं और थोड़ा हंसने लगते हैं। तो सुलोचना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है।
ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। समर की शादी हो गई थी। दोपहर का समय था। सिमरन हॉल में बैठकर फोन चला रही थी कि तभी सुलोचना उसके पास आती है। बहू, और बताओ तुम्हारे मायके में सब कैसे हैं? ओफो माँ जी, प्लीज थोड़ा स्पेस दीजिए ना। अभी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। मैं अभी अपने रील एडिट कर रही हूँ। हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। सुलोचना वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सुलोचना की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि निधि के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर सिमरन और निधि बैठकर कुछ देख रही थी। सुलोचना निधि के कमरे में जाती है। अरे वाह, तुम दोनों पिक्चर देख रही हो। क्या मैं भी आ जाऊं? मुझे भी नींद नहीं आ रही, साथ में देख लेते हैं। माँ जी, ये आपके टाइप की मूवी नहीं है, ये एक्शन मूवी है। और वैसे भी आपको इसमें कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो वो 90s वाली मूवी पसंद है जिनमें हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग होती है। हाँ माँ, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। आप जाओ अपने कमरे में, हमें डिस्टर्ब मत करो। ठीक है बेटा, तुम लोग देख लो। सुलोचना वहां से निकलकर सीधे घर के बाहर बने पार्क में जाकर बैठ जाती है। कोई नहीं है मेरा इस घर में। मैंने सोचा था नई बहू आएगी तो एक सहेली मिल जाएगी, लेकिन वो तो मुझे इग्नोर ही करती है। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी। अगले दिन सुलोचना अपने कमरे की सफाई कर रही है। तभी अचानक उसका हाथ अशोक की पहली पत्नी की फोटो फ्रेम से लग जाता है और फ्रेम जमीन पर गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर अशोक वहां आता है। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की फोटो तोड़ने की? मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम मुझसे जलती हो ना। नहीं जी, मेरा हाथ लग गया था, मुझे माफ कर दीजिए। हंगामा सुनकर समर, सिमरन और निधि भी वहां आ जाते हैं। तुम इस घर के लिए एक पनौती हो, पनौती। मेरी पहली बीवी के पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। आखिर आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि तुमने गलती की है। और हाँ, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ और मरते दम तक उसी से करूँगा। तुम्हें तो मैं अपनी नौकरानी भी न मानूं। बोलते बोलते अशोक अचानक जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पापा, पापा, क्या हुआ? ए, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी से एम्बुलेंस आती है और अशोक को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अशोक एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था। सुलोचना उसके पास ही खड़ी थी। ये सब तुम्हारी ही पनौती शक्ल देखने का नतीजा है। अगर मेरी पहली बीवी जिंदा होती तो मुझे ऐसे अस्पताल में एडमिट नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो मेरा और मेरी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखती थी। लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता। तुम बेकार हो। तुम मेरा कभी ख्याल नहीं रख सकती। सुलोचना दुखी होकर कमरे से बाहर आ जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर वहां आते हैं। देखिए, पेशेंट को छोटा सा हार्ट अटैक आया था और अब इनका हार्ट बहुत कमजोर हो चुका है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप सभी लोग। इन्हें कोई भी टेंशन या सदमा नहीं लगना चाहिए। अगर इन्हें कोई भी हैवी शॉक लगा तो फिर इनकी जान जा सकती है। कुछ दिनों के बाद अशोक वापस घर आ जाता है। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। सिमरन और निधि तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी कि तभी सुलोचना उनके पास आती है। बहू, निधि, तुम लोग शॉपिंग पर जा रही हो क्या? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? मुझे भी थोड़ा शॉपिंग करना है। माँ, हम लोग बड़े शोरूम में जाएंगे जहाँ डिजाइनर ड्रेस मिलती है। अब वहाँ क्या करेंगी आप? ठीक है बेटा, तुम लोग ही चले जाओ। सिमरन और निधि वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम को हॉल में 4-5 सूटकेस रखे हुए थे और अशोक, समर, सिमरन और निधि तैयार होकर हॉल में खड़े हुए थे। आप सब इस तरह तैयार होकर और ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे माँ, हम लोग एक हफ्ते के लिए वैकेशन पर जा रहे हैं। पापा की भी तबीयत अब ठीक है। तो मैं भी चलती हूँ ना तुम लोगों के साथ। मैं बस 10 मिनट में अपना बैग लगा लेती हूँ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। रुक जाओ, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। हम वहाँ मौज मस्ती करने जा रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे। कुछ देर के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। सुलोचना अकेली रह जाती है। मेरी लाइफ तो पूरी बर्बाद हो गई। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा पति मुझसे नफरत करता है, बच्चे मुझे नौकरानी समझते हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? सुलोचना जोर जोर से रोने लगती है। तभी मेन गेट की घंटी बजती है। सुलोचना शांत होकर दरवाजा खोलती है। सामने एक स्मार्ट लड़का खड़ा था। नमस्ते, मैं वेदांत हूँ, निधि का स्कूल टाइम का बचपन का दोस्त। निधि है क्या घर पर? नमस्ते। निधि तो घर पर नहीं है, वो बाहर गई है घूमने। तुम अंदर आ जाओ। वेदांत अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। सुलोचना उसके लिए चाय बनाकर लाती है। आप मुझे बहुत दुखी लग रही हैं। आपकी आंखें भी सूजी हुई हैं, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ वेदांत।
कोई मुझसे बात नहीं करता। सब मुझे सिर्फ एक नौकरानी समझते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। जो औरत पूरे घर को संभालती है उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। आप रोइए मत, मैं हूं ना। ऐसे ही सुलोचना और वेदांत बात करने लगते हैं और कुछ देर के बाद वेदांत वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार वैकेशन से लौट आता है। सभी सो रहे थे। रात का समय था। सुलोचना घर के बाहर खड़ी थी। तभी अचानक 3-4 आदमी सुलोचना के पास आते हैं और उससे कुछ बात करने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब कौन मेरी मदद करेगा? हाँ, वेदांत, वो बहुत अच्छा है। अब बस वही है जो मेरी मदद कर सकता है। और वैसे भी वो बहुत स्मार्ट है और अच्छी बातें भी करता है। अगले दिन दोपहर को एक पार्क में सुलोचना और वेदांत बैठकर कुछ बात कर रहे थे। तभी सिमरन पार्क के पास से गुजरती है, जो कि शॉपिंग करके लौट रही थी, और वो सुलोचना को देख लेती है। ये माँ जी यहाँ क्या कर रही है? और ये स्मार्ट सा लड़का कौन है जिसके साथ ये ऐसे खिलखिलाकर हंस रही है? घर में तो हमेशा रोती रहती है। दाल में पक्का कुछ काला है। सिमरन जल्दी से अपना फोन निकालती है और सुलोचना और वेदांत की फोटो क्लिक कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो फोटो निधि को दिखाती है। ये देख, मैंने कहा था ना, माँ जी कोई सीधी सादी तुलसी नहीं है। आज पार्क में इस लड़के के साथ बैठकर खिलखिलाकर हंस रही थी। भाभी, ये तो वेदांत है। वेदांत? कौन वेदांत? अरे ये मेरा बचपन का फ्रेंड है। I mean 12th क्लास में ये मेरा बॉयफ्रेंड था। फिर हमारा ब्रेकअप हो गया था। पर ये यहाँ कब आया? और ये मेरी माँ के साथ पार्क में बैठकर क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, एक्स बॉयफ्रेंड और सास? पक्का कुछ गड़बड़ है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 2 बज रहे थे। सिमरन और निधि को भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों किचन में मैगी बनाने जाती हैं। यार निधि, मैगी में थोड़ा मसाला और डालना। भाभी चुप रहो, किसी की आवाज आ रही है। दोनों को छत से किसी के बात करने की आवाज आती है। दोनों डर जाती हैं और जल्दी से हाथ में डंडा लेकर छत पर जाती हैं। छत पर सुलोचना फोन पर बात कर रही थी। हाँ वेदांत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम कल मिलेंगे, लेकिन बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो भाभी, रात के 2 बजे माँ वेदांत से बात कर रही है। हाँ निधि, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। निधि और सिमरन वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर को सुलोचना अच्छे से तैयार होकर बाहर जाती है। सिमरन और निधि उसे देख लेती हैं। चलो निधि, आज इनका पीछा करते हैं। देखे तो सही है कहाँ जा रही है। दोनों सुलोचना का पीछा करती हैं। सुलोचना थोड़ा आगे जाती है और तभी वेदांत अपनी कार लेकर वहाँ आता है। सुलोचना कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लो कर लो बात, माँ जी तो फ्रंट सीट की सवारी कर रही है। देख रही हो निधि, मुझे तो यकीन हो गया है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा सिमरन, पर क्या कर सकते हैं, सौतेली माँ है, सगी थोड़ी है। सौतेली माँ तो ऐसी ही चालू होती है। कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। अशोक अपने ऑफिस से लौटते वक्त बाजार में रुककर सब्जी खरीद रहे थे। तभी उनकी नजर पास खड़े चाट के ठेले पर जाती है, जहां सुलोचना और वेदांत बैठकर चाट खा रहे थे। ये तो सुलोचना है, और ये इसके साथ लड़का कौन है? ये औरत तो घर में ऐसी रहती है जैसे इसका पति मर गया हो, और यहाँ बाहर आकर 16 साल की कुंवारी लड़कियों की तरह दांत दिखा रही है। अशोक वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद सुलोचना भी घर आ जाती है। कहाँ से आ रही हो? वो कहीं नहीं जी, वो दूर वाली चाची की तबीयत खराब थी ना, बस उन्हीं को देखने गई थी। ये बोलकर सुलोचना जल्दी से वहां से चली जाती है। झूठ बोल रही है ये मुझसे। बोल रही है कि चाची को देखने गई थी और वहाँ बाजार में बैठकर उस अनजान लड़के के साथ चाट खा रही थी। आखिर वो लड़का कौन था और सुलोचना उसके साथ क्या कर रही थी? मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। तभी सिमरन और निधि वहां आ जाती हैं। अरे ससुर जी, आपको क्या पता लगाना है, हम बताते हैं ना। वो लड़का वेदांत है, निधि का एक्स बॉयफ्रेंड है, और माँ जी का और वेदांत का अफेयर चल रहा है। हमने खुद उन दोनों को कार में एक साथ जाते हुए देखा है, और पार्क में भी देखा है, और रात को माँ जी को फोन पर गुटुरगु करते हुए भी देखा है। क्या मेरे ही घर में ये सब चल रहा था और मुझे पता ही नहीं? उस औरत को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बेटे की शादी हो चुकी है, बहू घर में आ गई है, और ये बुढ़ापे में आशिकी लड़ा रही है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम कल से इनका प्रॉपर पीछा करेंगे। देखते हैं ये और क्या क्या गुल खिला रही हैं। हाँ करो पीछा, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अगली सुबह सुलोचना तैयार होकर घर से निकलती है। सिमरन और निधि कैब से उसका पीछा करती हैं। सुलोचना एक अच्छे से होटल में जाती है। वेदांत वहाँ पहले से ही मौजूद था। दोनों वहीं बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं तो वेदांत सुलोचना को एक ब्लैक बैग देता है। निधि देख, ब्लैक बैग, पक्का इसके अंदर लव लेटर्स होंगे, या फिर माँ जी के लिए कोई महंगा गिफ्ट। भाभी मुझे तो सच में शर्म आ रही है कि मेरी माँ इस उम्र में ये सब कर रही है।
निधि और सिमरन वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है और रात को सुलोचना घर लौटी है। आज बहुत थकी हुई लग रही हो माँ। कहाँ से आ रही हो आप? अरे वो अपने फूफा जी है ना, गांव वाले, उनके लड़के की शादी है, तो बस उसी के कुछ काम से बुलाया था उन्होंने, बस वहीं गई थी। सुलोचना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। भाभी, ये जिसकी बात कर रही है उसकी शादी तो 3 साल पहले हो चुकी है और उसके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। माँ को तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। अगले दिन सिमरन और निधि एक मॉल में शॉपिंग कर रही थीं कि तभी उनकी नजर एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप पर पड़ती है जहाँ सुलोचना और वेदांत खड़े थे। निधि वो देख, माँ जी और तेरा वो एक्स ज्वेलरी शॉप में। वेदांत की फैमिली बहुत रिच है, पक्का माँ को कोई महंगा डायमंड का नेकलेस या कोई महंगी ज्वेलरी दिलवाई होगी। और वैसे भी माँ को तो ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। हे भगवान, मतलब गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं। सच में माँ जी को जरा भी शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए। रात का समय था और सिमरन, समर, माँ जी का उस वेदांत के साथ अफेयर चल रहा है जो कि ननन जी का एक्स है। दोनों रोज मिलते हैं और बातें करते हैं। मुझे तो पहले दिन से पता था कि मेरी सौतेली माँ अच्छी नहीं है, सौतेली माँ है, कभी हमारी सगी हो ही नहीं सकती। मुझे वो पहले भी सिर्फ एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी, लेकिन ये सब करेगी इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। कुछ दिन बीत जाता है, सभी घरवाले डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी सुलोचना सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। आज मैंने सुबह जल्दी उठकर आप सबके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया है। सुलोचना सभी को नाश्ता सर्व करती है, लेकिन कोई भी नाश्ता खाता नहीं है। ये हमें नहीं खाना, मुझे तुम्हारे हाथों का कुछ भी खाना ही नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी ये नाश्ता नहीं खाऊंगा। इस खाने की सही जगह हमारा पेट नहीं, ये डस्टबिन है। सिमरन पूरा नाश्ता डस्टबिन में फेंक देती है। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब इन लोगों को क्या हो गया? रात का समय था। सुलोचना और वेदांत एक नाइट क्लब के बाहर खड़े थे। सिमरन और निधि दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रही थीं। लो, अब बस यही देखना बाकी रह गया था, सासू माँ नाइट क्लब जा रही है। बस अब उर्फी जावेद वाले डिजाइनर कपड़े पहनकर रील बनाना बाकी रह गया है। यार भाभी, वेदांत को भी शर्म नहीं आ रही? माँ की उम्र में और वेदांत की उम्र में कितना फर्क है। अगर किसी को पता चला ना कि मेरी सौतेली माँ मेरे एक्स के साथ क्लब में पार्टी कर रही है तो हमारी नाक कट जाएगी। तू नाक की टेंशन ले रही है, या तो पूरे खानदान की इज्जत का कचरा हो गया है। बुढ़ापे में डिस्को दीवाने चल रहा है इनका। चलो घर चले, ये सब ससुर जी को बताना पड़ेगा। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। रात के लगभग 3 बज रहे थे। सिमरन और निधि अशोक को जबरदस्ती छत पर लाती हैं। अरे क्या है, आधी रात को मुझे छत पर क्यों लाई हो? पापा वो देखिए, आपकी शरीफ बीबी क्या कर रही है। नीचे वेदांत की कार आकर अचानक रुकती है। सुलोचना कार से उतरती है और सुलोचना वेदांत से हंसकर कुछ बोलती है और फिर वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, मुझसे तो ये सब अब देखा नहीं जा रहा। इससे अच्छा तो तू मुझे पहले ही उठा लेता। मैंने इस औरत से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। ससुर जी आप रोइए मत, एक्शन लीजिए, एक्शन। अगले दिन दोपहर का समय था। हॉल में अशोक, समर, सिमरन और निधि बैठे टीवी देख रहे थे। तभी सुलोचना सबके लिए चाय लेकर वहाँ आती है। अशोक जी, आपको पता है वो शर्मा जी की बहू। कोई सुलोचना की तरफ देखता तक नहीं है और सभी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। निधि, चलो मेरे कमरे में बैठकर नेल पेंट लगाते हैं। अशोक, समर, सिमरन और निधि वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सुलोचना ने आज खुद डिनर बनाया था। सभी खाने वाले ही थे कि तभी वेदांत वहाँ आ जाता है। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने बुलाया यहाँ? इसे मैंने बुलाया है। आज रात का खाना ये हमारे साथ ही खाएगा। दिमाग खराब है आपका? कोई अनजान इंसान हमारे बीच बैठकर कैसे खाएगा? ये कोई अनजान थोड़ी है समर, कि तुम्हारी बहन निधि का बचपन का दोस्त वेदांत है। सुलोचना वेदांत को बैठकर खाना सर्व करती है। वाह आंटी जी, क्या खाना बनाया आपने। और वैसे ये सारा खाना मेरी पसंद का है, इसलिए खाने में और मजा आ रहा है। सच में बहुत टेस्टी बना है खाना। कुछ देर के बाद सब खाना खा चुके थे। तेरा खाना हो गया ना वेदांत, अब तू जा सकता है, रास्ता बाहर की तरफ है। ये कहीं नहीं जाएगा निधि, रात बहुत हो गई है और अभी इसने मुझे बताया कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है। आज रात वेदांत हमारे गेस्ट रूम में रुकेगा। बिल्कुल नहीं, ये लड़का इसी वक्त मेरे घर से दफा होगा। ये कहीं नहीं जाएगा, ये आज गेस्ट रूम में ही रुकेगा। और अगर इस घर में किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम है तो दरवाजा खुला है, वो इंसान घर छोड़कर जा सकता है। सुलोचना वेदांत को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। समर, निधि, सिमरन और अशोक एक ही कमरे में थे। सभी के हाथों में लाठी डंडे थे। पापा, आज मैं उस रोमियो की हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ, आज तो आर पार की लड़ाई होगी। चारों हॉल में आते हैं। वो देखते हैं कि गेस्ट रूम का दरवाजा खुला है। तभी सुलोचना वहाँ आती है और वो जल्दी से गेस्ट रूम में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। हे भगवान, माँ जी तो आधी रात को वेदांत के कमरे में चली गई। हाँ?
और दरवाजा भी बंद कर लिया। अरे कोई मुझे जहर ला के दे दो, ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। अशोक, समर, निधि और सिमरन बहुत देर तक हॉल में बैठे रहते हैं और सुलोचना का इंतजार करते हैं, लेकिन सुलोचना बाहर नहीं आती, इसलिए सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह सिमरन और निधि हॉल में बैठी थी, तभी सुलोचना वहां आती है, जो कि शॉपिंग करके आई थी और अपना मेकअप भी करवा कर आई थी। हे भगवान निधि, मैं ये सपना देख रही हूँ या ये सच है? आज सासू माँ किसी हीरोइन की तरह तैयार होकर आई है। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा भाभी जी। सुलोचना सीधे अपने कमरे में चली जाती है। निधि और सिमरन उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे देखने लगती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। फाइनली आज मेरा वो सपना सच होने वाला है। सुना तुमने, सपना सच होने वाला है। ननन जी, तुम्हारी सौतेली माँ पक्का सेक्स बॉयफ्रेंड के साथ 7 फेरे लेने वाली है। चलो जल्दी से ससुर जी को बताते हैं। सिमरन फोन करके जल्दी से अशोक और समर को बुलाती है। अशोक और समर जल्दी से घर आ जाते हैं। ससुर जी, आज माँ जी कमरे में आराम से तैयार हो रही है और बोल रही थी कि आज उनका बड़ा सपना सच होने वाला है। पक्का वो उस वेदांत से शादी करने के लिए जा रही है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सुलोचना अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। वो किसी की तरफ देखे बिना सीधे बाहर चली जाती है। चलो सब, अब इसका पीछा करते। सुलोचना वेदांत की कार में बैठकर वहां से चली जाती है। अशोक सभी के साथ अपनी कार से सुलोचना का पीछा करता है। सुलोचना की कार एक सुनसान एरिया में बने हुए एक फार्म हाउस पर जाकर रुक जाती है। फार्म हाउस एकदम नया बना था और सजा हुआ था। फार्म हाउस के सामने 4 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे, जो उस रात सुलोचना से मिलने आए थे, और एक पंडित जी भी वहाँ पर खड़े थे। अरे ससुर जी, देखिए पंडित जी भी खड़े हैं वहाँ, और फार्म हाउस भी फूलों से सजा हुआ है। और वो जो 4 आदमी खड़े हैं ना, वो बाराती है। ये सब देखकर तो पक्का यकीन हो गया है मुझे कि आज सासू माँ की दूसरी शादी होने वाली है। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अशोक, समर, सिमरन और निधि जल्दी से सुलोचना के पास पहुँचते हैं। शर्म बेच खाई है क्या तुमने? तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है और तुम यहाँ दूसरी शादी करने आई हो। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और तुम लोग कौन हो? हाँ, बाराती बनकर आए हो इस तमाशे में? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अबे ओए बच्चे, जबान संभाल कर बात कर। हम कोई बाराती नहीं है। हम लोगों को कर्ज देते हैं, कर्ज, और उनसे वसूलते भी हैं। पर तुम लोग यहाँ इस औरत की शादी में क्या कर रहे हो? शादी? कैसी शादी? अरे लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कोई नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो सुनो, जिसे तुम देवी समझते हो ना, तुम्हारी वो पहली पत्नी 1 नंबर की जुआरी थी। ऑनलाइन बेटिंग के चक्कर में वो मरने से पहले तुम्हारा घर हमारे पास गिरवी रख गई थी। कई सालों से हमें पैसे नहीं मिले, तो हम तो पिछले महीने ही घर पर कब्जा करने आए थे। पर तुम्हारी इस दूसरी बीवी ने हमें रोक लिया और कहा कि ये खुद ही सारा कर्जा चुकाएगी, और तुम्हें भी कुछ बताने से मना कर दिया। तब से ये हमारा कर्ज चुका रही है। रंगाबाई सही कह रहे हैं अंकल जी। आप लोग जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। आंटी जी मुझसे मिली थी, क्योंकि वो ये सारा कर्ज उतारने के लिए एक टिफिन सेंटर खोलना चाहती थी। मैं एक इन्वेस्टर हूँ। मैंने इनका बिजनेस प्लान देखा और इनके साथ पार्टनरशिप की। पर वो जो तुम दोनों नाइट क्लब गए थे रात को, और वो जो होटल में मिल रहे थे, वो सब क्या था? भाभी जी, आप इंस्टाग्राम की रील से थोड़ा बाहर निकलिए। हम उस नाइट क्लब में पार्टी करने नहीं गए थे। हम उस क्लब के ओनर से कैटरिंग ऑर्डर लेने गए थे। और वो ज्वेलरी शॉप में? हम वहाँ पर ज्वेलरी खरीदने नहीं गए थे, बल्कि आंटी जी वहाँ पर अपनी ज्वेलरी बेचने गई थी ताकि रंगा भाई के पैसे दे सकें। और हम यहाँ पर शादी करने नहीं आए। ये जो फार्म हाउस है ना, इसी में टिफिन सेंटर खुला है, उसी का उद्घाटन है आज। सुलोचना, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? एक बार मुझे बताती तो सही। कैसे बताती आपको? डॉक्टर ने कहा था ना कि आपका दिल बहुत कमजोर है, आपको कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। आप तो अपनी पहली पत्नी को भगवान मानते थे। अगर आपको ये सब पता चलता तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मुझे माफ कर दे सुलोचना, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत परेशान किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सो सॉरी मॉम, मैंने भी आपको बहुत हर्ट किया है। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने सबको माफ किया। चलो अब समय निकला जा रहा है, टिफिन सेंटर का उद्घाटन करते हैं सब साथ मिलकर। सभी साथ में मिलकर सुलोचना के टिफिन सेंटर का उद्घाटन करते हैं।